फिर से आज जो हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे थे उसमें से लेक्चर 7 में आपका स्वागत है। और आज जो हम लोगों ने लेक्चर 6 तक जो थ्योरीज पढ़े हम लोगों ने, जो भी थ्योरी को हम लोगों ने स्टडी किया, आज उस थ्योरी को हम लोग एक्सरसाइज को बनाने में प्रयोग में लाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर में जुड़ने से पहले, इस चैनल में जुड़ने से पहले आप लेक्चर 6 तक आप वीडियो देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे और जाके हम लोग लेक्चर 7 पढ़ेंगे। यदि आप लेक्चर 6 तक नोट नहीं किए होंगे तो फिर कहाँ से समझ में आएगा आपको। इसीलिए आप लेक्चर 6 तक बढ़िया समझ लें, उसके बाद फिर देखिए आज एक्सरसाइज कितना आसान होने वाला है। आप कहोगे कि वेक्टर जो है, वेक्टर अलजेब्रा जो है वो बिल्कुल आसान है। ठीक है, ये हम लोग का चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। तो चलिए वेक्टर अलजेब्रा का जो केसेस हैं बुक आपके हैं एक्सरसाइज 25.1, उससे ही आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज अ स्केलर एंड वेक्टर। जो कहता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर, जो आपके निम्नलिखित मेजरमेंट देते हैं, मेजर करके जो क्वांटिटी दिया गया है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को आपको बतलाना है कि उसमें से कौन स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और कौन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो चलिए हम लोग कैसे देखते हैं, ध्यान देंगे। पहला देखते हैं 5 सेकंड दिया गया है। सबसे पहले आप इस यूनिट का लिखिए, इस यूनिट, हाँ ये जो यूनिट दिया गया है, हम लोग क्या दिया गया है, सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड इज यूनिट ऑफ टाइम, हाँ टाइम। और आपको बतलाया गया था कि एंड टाइम इज अ स्केलर, therefore 5 second is a scalar। देखिए कितना आसान है। आपका जो मैग्नीट्यूड दिया गया है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप क्वांटिटी को पहचानने के लिए इसके यूनिट में जाओ। यूनिट क्या है, 5 सेकेंड। और सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है। और टाइम को हमने क्या बतलाया था, स्केलर बतलाया था। तो आपको यूनिट देखना है और वो यूनिट आपका किसका यूनिट है, कौन सा फंडामेंटल यूनिट का यूनिट है, तो उस यूनिट को देखेंगे क्या है वेक्टर की स्केलर। चलिए यहां देखते हैं किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड का यूनिट है, हाँ। और स्पीड क्या है हमारा, स्केलर है। तो बताइए देयरफॉर हम लोग को देयरफॉर 30 किलोमीटर पर आवर इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चला गया। यहां पर देखते हैं ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये किसका है, ग्राम सेंटीमीटर किसका यूनिट है, ग्राम
सेंटीमीटर किसका यूनिट है, सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट है, डेंसिटी का, डेंसिटी का। और डेंसिटी को आपको मैंने बताया था क्या है, स्केलर। हाँ बताइए, इसके फैमिली में डेंसिटी है और डेंसिटी किसके फैमिली का है, स्केलर का फैमिली का है। तो बताइए पूरा किसके फैमिली का हो जाएगा, देयरफॉर कहेंगे कि 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज अ स्केलर। देखते हैं आगे, 10 न्यूटन, और ये न्यूटन किसका है, फोर्स का है, फोर्स का है। और फोर्स आपको क्या बतलाया गया था, वेक्टर बतलाया गया था। न्यूटन किसके यूनिट है, फोर्स का, और फोर्स किसके फैमिली से है, वेक्टर से। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम कहेंगे कि 10 न्यूटन, न्यूटन इज वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी भी आप लिख सकते हो। 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब किसका है, जैसा ये वॉल्यूम का है, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे सबका यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसका होता है, स्केलर का, स्केलर का। और स्केलर का जो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। देयरफॉर 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज अ स्केलर, स्केलर। एनर्जी डायरेक्टली एग्जांपल में लिखाया गया है, एनर्जी क्या है, स्केलर। ठीक है, तो आपको क्वांटिटी को जानने के लिए, क्वांटिटी जो मेजर दिए गए हैं वो वेक्टर है कि स्केलर है, तो उसको जानने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको क्लासिफाई करने के लिए उसका यूनिट को हम देखते हैं। उसका यूनिट देखते हैं किसके कौन से फंडामेंटल यूनिट का है, किससे रिलेटेड रखता है, और देखेंगे कि वो किससे रिलेशन रखता है। जैसे मैंने देखा सेकंड, सेकंड का रिश्ता किसके साथ, यूनिट के रूप में टाइम का, टाइम का रिश्ता किसके साथ, स्केलर के साथ। तो ये पूरा का रिश्ता किसके साथ क्या कहलाएगा, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी कहेगा। आई होप दैट कि आप क्लासिफिकेशन ऑफ द वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी समझ गए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में समझना में आसान हो। चलिए अब हम लोग उसी एक्सरसाइज 25.1 का टाइप 2 जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन को समझ में आ गया तो आप जवाब जरूर दो, यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आपका आंसर भी उतना ही टफ होगा। जरा ध्यान देंगे क्या चीज है उसको देखते हैं हम लोग। कहता है कि अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 बताया, 2 आपके भरोसे, जो मैंने 1 बताया है क्लासिफिकेशन बनाया है उसको उसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, बनेगा 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 जरूर बनेगा, बनाओगे तब ना, ठीक है। आप बनाइएगा तो अवश्य बनाएगा, नो डाउट कि आपसे नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा फिर हम हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, सॉल्यूशन पाइए, ठीक है। लेकिन कमेंट किया बनेगा भाई, बना के तो देखो, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली, ठीक है। जो वेक्टर्स दिए गए हैं, जो आपको लैंग्वेज में दिए गए हैं, उस लैंग्वेज का ग्राफ बनाना है, ग्राफ में शो करना है, क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ लोकेशन कहीं देते हैं तो उसको ग्राफ बनाते हैं, इधर जाना, लेफ्ट जाना, राइट जाना, यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जाना, मटर में मिलेगा, लेफ्ट लेना, ऐसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो जब ध्यान देंगे, रिप्रेजेंट ग्राफिकली, जो नीचे जो आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं
उस स्टेटमेंट को ग्राफ में शो करना है। चलिए देखते हैं हम लोग। ये डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है और 40 मीटर, कितना मीटर लेना है? 40 मीटर लेना है, 30 डिग्री वेस्ट और साउथ से वेस्ट की ओर 30 डिग्री लेते हुए आपको ओरिजिन से कितना दूर चलना है? 40 मीटर चलना है। चलिए देखते हैं, इसको ग्राफिक बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्सिस को शो करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हमारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से, हाँ ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से, ठीक है। और इसको मैं x कहूं, इसको मैं इमेज ऑफ x कहूं, इसको मैं y कहूं, इसको मैं इमेज ऑफ y कहूं, ठीक है। ये तो x एक्सिस y एक्सिस है, लेकिन आपको डायरेक्शन देना है, ठीक है। देखिए x जो होगा ईस्ट होगा, ये हमारा क्या होगा? वेस्ट होगा, वेस्ट होगा। ये हमारा क्या होगा? और ये हमारा साउथ। यदि हम लोग अपनी वर्कशीट पे जाएंगे और जो हेड होगा, हेड उधर नॉर्थ होगा, जो आपका लेग होगा वो साउथ होगा, आपका जो राइट हैंड होगा वो ईस्ट होगा, और आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो वेस्ट होगा। तो जो सिंपली ये जान लीजिएगा कि y जो होता है वो नॉर्थ होता है, और y डैश जो होता है, इमेज ऑफ y जो होता है वो साउथ होता है, x जो होता है वो ईस्ट होता है, और इमेज ऑफ x होता है वो वेस्ट होता है। जैसे अब कोई भी ये जो डायरेक्शन जो है वो कोई भी ग्राफ पे काम करता है, चाहे वो कोई मैप भी होता है। मान लीजिए कि ये भारत का मैप है, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। मान लीजिए कि इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है। मान लीजिए कि ये इंडिया का मैप है, हमने मान लिया कि ये इंडिया का मैप है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि इंडिया का मैप है, हमने मान लिया। तो आपको ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी ग्राफ में जाइए, फिगर में जाइए, तो आपको हमेशा ये नॉर्थ मिलेगा, ये साउथ मिलेगा, ये ईस्ट मिलेगा, ये वेस्ट मिलेगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे एक्सिस में हम लोग ये लिए। तो मैथ्स की दुनिया में देखा जाए तो आपका एक डायरेक्शन होंगे, साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कितने हो गए? 4। और इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया। मतलब ये पूरा का पूरा एरिया किससे मिलकर बना है? नॉर्थ ईस्ट से बना हुआ है, ठीक है। इसको पूर्वोत्तर कहते हैं, या तो फिर ईस्ट नॉर्थ भी कह सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो मेरा ईस्ट साउथ है, मतलब ये पूर्वोत्तर इसको कहते हैं। ये जो हमारा एरिया होगा वो क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट होगा। ये जो हमारा एरिया होगा वो हमारा क्या होगा? वेस्ट साउथ होगा, वेस्ट साउथ होगा। और ये जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट होगा, ठीक है। तो मैथ्स में आपका कितने डायरेक्शन मिल गए? 1 नॉर्थ, 2 साउथ, 3 ईस्ट, 4 वेस्ट, 5 ईस्ट साउथ ईस्ट। नॉर्थ से क्या पाला पड़ा है और नहीं तो लिखता हूं ईस्ट नॉर्थ,
नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ, साउथ ईस्ट। तो हम लोग यहाँ टोटल देखेंगे तो 4 जो है 4 जो है स्ट्रेट डायरेक्शन है, सीधा सीधा डायरेक्शन है, और 4 जो है वो अलाइड डायरेक्शन है, अलाइड सम्मिलित रूप से। ये जो दिशा जो है यहाँ पूरा का पूरा जो है वो पूरा का पूरा सम्मिलित है। किसका किसका सम्मेलन है? ईस्ट और नॉर्थ का। तो हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 मीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। क्वेश्चन को जरा हम लिखते हैं क्या कहता है। साउथ से वेस्ट की ओर 30 डिग्री लेते हुए, पहले आप साउथ वेस्ट और साउथ देखिए, वेस्ट और साउथ है, 2 डायरेक्शन लिया गया है, तो वेस्ट और साउथ 2 डायरेक्शन लिया गया है। तो आप देखते हैं अलाइड डायरेक्शन है, तो वेस्ट साउथ कहां है? देखिए वेस्ट साउथ है, तो यहीं पर होगा, जहां पर भी होगा यहीं पर हो। अब सवाल आता है कि 30 डिग्री इधर से कि इधर से। हाँ, तो पहला बताइए कहां है? साउथ ऑफ वेस्ट। आप साउथ पे आइए, हाँ साउथ से टिक टिक चलिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसा ही। कहां था? 30 डिग्री आइए, ये कितना है? देखिए 30 डिग्री, हाँ, और कितना है? 40 मीटर। मान लीजिए 1 2 3 4 यहां से मान लीजिए, और ये मेरा क्या हो गया? 40 मीटर। मैं थोड़ा आगे ग्राफ में जाओगे तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट का ग्राफ यहां रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, डायरेक्शन देखेंगे, साउथ ऑफ वेस्ट, यही चीज वेस्ट ऑफ साउथ होता, वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट सॉरी साउथ ऑफ वेस्ट होता। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे जाते हैं इस प्रकार से, ये मेरा एरिया लिया और वेस्ट से साउथ किया 30 डिग्री यहां पर। आई होप दैट आपका क्लियर हो गया होगा। जरा ध्यान देंगे आगे क्या है। एट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 मीटर नॉर्थ ईस्ट। चलिए पहले तो ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बनाने के लिए एक्सिस बना लेते हैं। ये हो गया। अब हम लोग डायरेक्टली इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, और ये हमारा साउथ हो गया। ठीक है, और ये ओरिजिन होगा। हाँ, अब देखिए ये ओरिजिन हो गया, अलाइनेड क्या होगा? ये एरिया क्या होगा? साउथ ईस्ट एरिया होगा, डायरेक्शन होगा। ये मेरा क्या होगा? ईस्ट नॉर्थ एरिया होगा। ये एरिया क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट एरिया होगा। ये एरिया क्या होगा? वेस्ट साउथ एरिया होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, कहता है ए डिस्प्लेसमेंट एक आपको डिस्प्लेसमेंट लेना है और 20 मीटर नॉर्थ ईस्ट मतलब एन ई वाला एन ई चाहे ई एन। बात देखिए, आपको बता दें कि ईस्ट नॉर्थ लिखिए या नॉर्थ ईस्ट लिखिए, बात आपका एक ही है। तो जरा ध्यान देंगे, हम लोग को यहाँ पे बोला गया है, इसका मतलब ये जो लाइन जो है कहता है कि 20 मीटर कहां से? ओरिजिन से। कौन डायरेक्शन पे? नॉर्थ ईस्ट। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि आपका एंगल नहीं दिया गया है। जब एंगल नहीं दिया होता है तो समझ लीजिए कि उस एरिया का इन बिटवीन जो बीच पे होगा वही होगा। तो बताइए, यहां से यहां देखो ईस्ट नॉर्थ, तो ये यहां से यहां थोड़ा कितना है? 90, तो इसका हाफ कितना होगा? 45। तो आप ओरिजिन से कितना मीटर लीजिएगा? 20 मीटर लीजिएगा, और ईस्ट से कितना? 45 डिग्री। आप 45 डिग्री इधर से भी ले सकते हैं। ध्यान रखिए, जहां पर एंगल नहीं दिया हुआ होगा, जहां पर एंगल नहीं दिया हुआ होगा
और दो दो डायरेक्शन की बात की होगी, इसका मतलब अलाइक डायरेक्शन की बात की गई होगी, जैसे नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ईस्ट नॉर्थ, ऐसी यदि डायरेक्शन की बात की गई होगी तो आप समझ जाइएगा कि ये इन बिटवीन लाइन खिंचाएगा और एंगल जो होगा 45 डिग्री होगा। तो आपका आंसर ये हो गया। आगे देखते हैं, ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 मीटर 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो चलिए हम लोग फिर से आंकड़ा बनाते हैं। ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये हमारा नॉर्थ होगा और ये हमारा साउथ होगा और ये हमारा ओरिजिन होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है मतलब एस या तो एस। तो बताओ ये वाला एरिया आएगा, ये एरिया कौन सा है, ये डायरेक्शन में पूरा कोई एरिया कौन है, साउथ ईस्ट या तो ईस्ट साउथ है। लाइन खींचाएगा, ये कंफर्म हो गया तो यही पर होगा, देखिए इधर। अब देखिए क्या बोला है, 50 मीटर 60 डिग्री साउथ और ईस्ट, ईस्ट से साउथ की ओर 60 डिग्री एंगल लेते हुए ओरिजिन से आप 50 मीटर की दूरी खींचिए। जवाब करेंगे, ईस्ट से साउथ की ओर 60 डिग्री लेते हुए, ईस्ट से साउथ की ओर 60 डिग्री लेते हुए 50 मीटर दूरी खींचना है, कहां से, ओरिजिन से। तो देखिए ईस्ट की ओर जाएंगे, हाँ ईस्ट की ओर जाएंगे, ईस्ट किधर, साउथ की ओर, कितना डिग्री 60, तो बीच में तो कितना आएगा 45 आएगा, 45 से आधा लगभग इधर आएगा और यहां से इधर कितना 60 डिग्री। ये आपको डायरेक्शन देना अति आवश्यक है और यहां से यहां ये कितना हो जाएगा आपको 50 मीटर। तो ये हम लोग आंसर हो गया। आप चाहेंगे ये तीनों को एक ही ग्राफ पे बना सकते हैं, ऐसे करके एक ही ग्राफ पे बना सकते हैं, एक यहाँ बना सकते हैं, एक यहाँ पे बना सकते हैं, एक यहाँ बना सकते हैं। आप चाहें तो सबका एक ही ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन आप पहले समझने के लिए अलग अलग बनाओगे तो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप दैट कि आप क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए होंगे। ठीक, हमने मिस्टेक से पहले आपको डायरेक्शन लेने में गलती नहीं किया, बोलने में गलती किया, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, EWNS क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसके आगे जो कोशिश बची है उसका बनाने का कोशिश करें, और भी आपका क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। चलिए अब हम लोग टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कहता है, जरा ध्यान दें। इन द एडजॉइंट फिगर which of the vectors are, ये जो फिगर हमारा दिया गया है, इस फिगर में से कौन कौन से वेक्टर कॉलिनियर है, पहला, दूसरा कोइनिशियल है, तीसरा इक्वल है, चौथा कॉलिनियर बट नॉट इक्वल। इसका मतलब हमारा जो ये फिगर दिया गया है, इस फिगर में से पहचानना है कॉलिनियर वेक्टर कौन कौन है, कोइनिशियल वेक्टर कौन कौन है, इक्वल वेक्टर कौन है, कॉलिनियर बट नॉट इक्वल कौन है। जैसे ग्रुप में बहुत सारा लोग इकट्ठा हैं और तो वहां से चूज करना है कि ऐसे नाम वाले कौन है जो एस से स्टार्ट है, जो बी से स्टार्ट है, तो आप वहां से क्लियर करोगे, डेफिनेशन के अनुसार, नाम के अनुसार वहां से चूज करोगे। तो ऐसे ही आप यहाँ डेफिनेशन को ढूंढ के कि कॉलिनियर का डेफिनेशन क्या होता है और कॉलिनियर का डेफिनेशन क्या होता है, उसके हिसाब से यहाँ कौन कौन वेक्टर है आपको बता दें। कॉलिनियर के जगह पे आपका पैरेलल भी बोल सकता
था, क्योंकि वेक्टर की दुनिया में कॉलिनियर और पैरेलल दोनों सेम चीज है। तो हम लोग का जो कॉलिनियर है, कॉलिनियर का जो हमारा डेफिनेशन है वो क्या है बात, कि या तो एक ही रेखा में रहे, एक ही लाइन में रहे, या तो पैरेलल में। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कॉलिनियर कहलाते हैं। देखिए ए सी पैरेलल हैं और डी जो है वो एक ही रेखा में है। हम लोग देखेंगे तो कहेंगे सिंस मेरा क्या है, ए पैरेलल टू सी, और सी के कॉलिनियर पैरेलल कौन है, डी है। तो हम लोग कह सकते हैं बाबू therefore vectors a c and d जो वेक्टर होगा हमारा आर कॉलिनियर और पैरेलल भी कह सकते हैं। जिस प्रकार आपने कॉलिनियर और पैरेलल का डेफिनेशन को समझ के यहां में से आपने जो वेक्टर ढूंढा, उसी प्रकार को इनिशियल को ढूंढना है। तो जो को इनिशियल है बहादुर, उसका मतलब होता है एक ही पॉइंट से इनिशियलाइज हो, डेफिनेशन ये होता है इस प्रकार से। इसका मतलब एक कॉमन पॉइंट को, कॉमन इनिशियल पॉइंट को, तो इसी प्रकार का जो वेक्टर होंगे उसको हम लोग कहेंगे को इनिशियल वेक्टर। तो जरा गौर करेंगे, को इनिशियल जाने से पहले आपको हर एक जंक्शन पे जाके देखना पड़ेगा। चलिए इस जंक्शन पे बात करते हैं, इस जंक्शन पे बात करते हैं, इस जंक्शन पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक के लिए, इस वेक्टर के लिए क्या है, टेल है, और इस वेक्टर के लिए क्या है, हेड है। तो कॉमन टेल तो नहीं है, कॉमन इनिशियल पॉइंट तो नहीं, इसलिए इस जंक्शन पे कोई भी वेक्टर को इनिशियल नहीं। इस जंक्शन पे आते हैं, देखिए इस जो वेक्टर सी है उसके लिए टेल है, वेक्टर बी है उसके लिए भी टेल है, वेक्टर डी है उसके लिए भी टेल है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है वेक्टर सी, वेक्टर बी और वेक्टर डी जो है, ये तीनों के लिए एक ही इनिशियल पॉइंट है। और जब एक ही इनिशियल पॉइंट होते हैं तो वैसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सिंस बोलेंगे वेक्टर बी C and D having क्या, a common initial point, therefore कहेंगे, therefore vector B C and D in above figure are collinear, sorry co-initial. Is it clear? इक्वल का डेफिनेशन क्या था, डायरेक्शन सेम होने के साथ साथ उसकी लेंथ मैग्नीट्यूड समान होना चाहिए। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या है, ए के बारे में सोचो, ए के बराबर में कौन है, सी है। तो बताओ ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड, एंड देखो ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, एंड डायरेक्शन आर आल्सो सेम। हाँ, देयरफॉर वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर सी। जरा गौर करेंगे बात, ए और डी ये तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लंबाई सेम है, लेकिन देखिए ए का डायरेक्शन अबव है तो डी का डायरेक्शन उसके नीचे है, बिलो है। तो ए और डी इक्वल नहीं है, ए और सी भी इक्वल, ए और सी इक्वल है। तो ध्यान दीजिए, अगला कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर बट नॉट इक्वल में आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन कोलिनियर है, कौन कौन कोलिनियर है, और ध्यान दीजिए, ए जरा सेकंड, ए हाँ, सी और डी, हाँ ये तीनों क्या है, कोलिनियर है। अब इनमें से हमको देखना है
कि दो दो का पेयर लगाना है कि कौन कौन इक्वल नहीं। चलिए देखते हैं, ए और सी इक्वल तो है, हमें नॉट इक्वल टू चाहिए। ए और डी का कहीं जिक्र है, इसका मतलब बराबर नहीं है। ए और डी इक्वल नहीं है, ये डायरेक्शन ऑपोजिट है। कौन कौन है? पहला पेयर कौन है? पेयर ऑफ ए एंड डी, एंड दूसरा पेयर कौन होगा? पेयर ऑफ, देखिए ए सी तो बराबर ए डी हो चुका है, सी ओ डी। देखिए सी का डायरेक्शन ऊपर है, डी का डायरेक्शन नीचे, तो कौन होगा? सी और डी। एंड पेयर ऑफ वेक्टर सी एंड डी आर क्या होगा? आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। बस में तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक, 5 6 7 8 सारे में इस प्रकार से अलग अलग फिगर दिए गए हैं और कुछ वेक्टर्स के नाम दिए गए हैं। तो उस फिगर में से आपको वेक्टर को चुन चुन के लिख लेना है। आई होप दैट कि आप इसको समझ गए होंगे और इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 8 तक आप बना लोगे, अवश्य बनेगा। आप बनाओगे तो अवश्य बनेगा, नहीं बनाओगे तो कहां से बनेगा? तो आप बनाओगे, आई होप दैट कि अवश्य आपसे बनेगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। कहता है आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू एंड फॉल्स। आपको जो फॉलोइंग जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला में ए एंड -2a आर कोलिनियर, ये जो स्टेटमेंट ऐसे और दिए गए हैं उनको आपको ट्रू और फॉल्स करना है। ये नहीं कि आंसर देखें ट्रू और फॉल्स कर दी, ऐसा तो सबसे आसान है। तो आपका काम हम बढ़ा देते हैं, ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफाई और आंसर जस्टिफाई और आंसर। इसका मतलब हो गया आपके अपने जो आंसर होंगे उस आंसर को जस्टिफाई किए, संतुष्ट करें। ट्रू तो क्यों, फॉल्स तो क्यों। उसमें से पहला जो हमारा आता है कि ए एंड -2a आर कोलिनियर, पहला स्टेटमेंट है ए एंड -2a आर कोलिनियर। तो आपको कोलिनियर बोले या पैरेलल बोले तो उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट देते हैं। उस कॉन्सेप्ट पहचानने के लिए कॉन्सेप्ट है और बनाने के लिए कुछ और है। ध्यान दीजिए, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान दीजिए। ठीक है, यदि हमारा ए एंड यहां पर के ए रहे, ए एंड के ए रहे, ठीक, तो हमेशा ये दोनों कोलिनियर होगा। देन ए एंड के ए आर कोलिनियर। इसका मतलब दो जगह वेक्टर आपको दिखेंगे, दोनों जगह सेम दिखेंगे, कोएफिशिएंट अलग अलग रहेगा। हाँ, जरूरी नहीं कि यहाँ पर ये भी हो सकता है, के हो सकता है, यहाँ एम हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है, दोनों जगह नहीं हो सकता है। तो याद रखेंगे यदि इस रूप में है तो दोनों का दोनों वेक्टर कोलिनियर होगा या तो फिर पैरेलल होगा। पहला कॉन्सेप्ट हो गया। और ए दूसरा ए एंड -के आर कोलिनियर,
कोलिनियर या तो फिर पैरेलल भी कह सकते हैं, पैरेलल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, जो हमारा ए और इसको जो देखते हैं कॉन्सेप्ट 2 नंबर देखते हैं, कॉन्सेप्ट जो हमारा 2 है वो देखें इस प्रकार से रहेगा। अभी तो के ए वेक्टर ए और के, यदि कोई एक वेक्टर है और उसके सामने कोई मल्टीप्लाई है तो कॉलिंग होगा पैरेलल। दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, के ए एंड माइनस के ए, यदि प्लस के ए रहे, ये यहां पर पॉजिटिव रहे, देन पैरेलल इन सेम डायरेक्शन, इसका मतलब हो गया कि ये इधर ही जा रहा है तो ये भी के ए भी इधर ही जाएगा, ठीक है, के ए भी इधर ही जाएगा। इसका मतलब इसका जो लेंथ है उससे के ए ज्यादा है। तीसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग, क्या है, ए एंड माइनस के ए रहे, देन पैरेलल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम लोग एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, ठीक है। तो ये मेरा मिला एंटी पैरेलल। इसका डायरेक्शन हम देखेंगे, एक होगा इधर, एक होगा इधर, ए होगा, तो दूसरा जो होगा के ए जो होगा माइनस के ऐसा होगा। ये हमारा ए है तो ये हमारा के, यहां देखेंगे कि डायरेक्शन क्या है, सेम है। चौथा देखो, ए प्लस या माइनस के रहे, एम कोई वेक्टर ए रहे, हाँ, एच के टाइम्स प्लस माइनस के एज के टाइम्स एज के टाइम्स greater magnitude as वेक्टर ए। इसको समझेंगे क्या है, प्लस रहे या माइनस रहे उससे कोई मतलब नहीं। कोई एक वेक्टर ए है और प्लस माइनस के ए है, तो मान ले एग्जांपल देखते हैं कि मान लो कोई एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर 3a है, तो जो हमारा वेक्टर 3a जो है, तो कहेंगे कि a का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके 3 गुना मैग्नीट्यूड होगा। यदि ये 10 किलोमीटर होगा तो 10 3 30 किलोमीटर होगा, 3 टाइम्स होगा, चाहे वो प्लस रहे चाहे वो माइनस रहे। आपको बता दें कि वेक्टर की दुनिया में प्लस मतलब सेम डायरेक्शन और माइनस मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, एंटी पैरेलल होता है। तो मैग्नीट्यूड में प्लस और माइनस कोई इफेक्ट नहीं करता है, चाहे वो प्लस रहे चाहे माइनस रहे, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो आप इसके थ्रू, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप देख के बता सकते हैं कि वो कॉलिनियर है कि नहीं है। तो देखेंगे ए यहां पर है, यहां पर देखिए ए यहां पर है, माइनस के पैरेलल है, लेकिन कैसा, एंटी पैरेलल है। तो हमको कॉलिनियर दिखना है, एंटी को पैरेलल है कि पैरेलल, सेम डायरेक्शन थोड़ी पूछा है, ऑपोजिट डायरेक्शन थोड़ी पूछा है, खाली पूछा है पैरेलल, ओनली पूछा है पैरेलल की बात, तो पैरेलल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि पैरेलल है, कि क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट दिया मैंने, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप क्वेश्चन को बना सकते हैं।
तो इसको बनाएंगे कैसे, यदि हम लोग को न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करके बनाना रहे तो हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको बना के देखते हैं। ठीक है, आप इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, चलिए इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मान लेते हैं, लेट एक वेक्टर अल्फा मान लेते हैं इक्वल टू वेक्टर ए, हाँ, एंड बीटा मान लेते हैं -2a। इसको मैं इक्वेशन 1 कहूंगा। तो जरा गौर करेंगे, ये जो वेक्टर ए है इसी का वैल्यू इक्वेशन में क्या है, अल्फा है। लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरा बीटा इक्वल टू क्या मिला, -2 अल्फा। और कैसा फॉर्म है, विच आर इन फॉर्म ऑफ क्या, a इक्वल टू लैम्डा बी। और याद कीजिए जब a इक्वल टू लैम्डा बी होता था तो हमने बताया था कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ द वेक्टर। जब जब ऐसा कोई कंडीशन आया है तो a और b क्या होता है, पैरेलल होता है। तो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर वेक्टर a एंड वेक्टर अल्फा, अल्फा कौन है, वेक्टर a है, एंड वेक्टर बीटा, बीटा कौन है, -2a है। हाँ, इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर अल्फा पैरेलल टू वेक्टर बीटा। और हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा कौन है, वेक्टर a है, पैरेलल कौन है, b कौन है, -2a है। हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर वेक्टर a एंड -2a आर कोलिनियर। क्योंकि वेक्टर की दुनिया में कोलिनियर और पैरेलल दोनों सेम चीज था। हमारा क्वेश्चन में क्या बोला था कि कोलिनियर है कि नहीं, मेरा आंसर में क्या आया, कोलिनियर। तो बोलेंगे कि देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू आंसर। तो ऐसा ही जो आपका 7 क्वेश्चन है वो सातों क्वेश्चन को आपको आंसर जस्टिफाई भी करना है। 1 से लेकर 3 तक सेम बनेगा और 3 के आगे जो है 4, 5, 6, 7 वो मैग्नीट्यूड बेस है। हमने जो मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन बताया है उसको आप पढ़ लोगे और वहां से आप देखोगे कि कैसे बनता है। नहीं बनेगा तो फिर आप स्क्रीनशॉट करोगे, सॉरी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करोगे, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। लेकिन आई होप दैट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। थैंक यू। आज का क्लास यहीं तक होगा। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर 8 पे हम लोग आगे का थ्योरी लेके आएंगे। धन्यवाद।